गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की, जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आज सुबह 10 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, 4 बार गोवा के सीएम रहे 63 वर्षीय पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। वो पिछले कई महीनों से सीएम के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। पर्रिकर के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे पर्रिकर ने रविवार को गोवा में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व तो हम सबके बीच से चला गया। उसके देहांत से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। बता दें कि मनोहर पर्रिकर गोवा के 4 बार तो सीएम रहे ही, रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने देश की सेवा की। पहली बार 24 अक्टूबर 2000, दूसरी बार 5 जून 2002, तीसरी बार 9 मार्च 2012, चौथी बार 14 मार्च 2017 को सीएम बने। इसके अलावा 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री रहे। पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। रक्षा मंत्री के तौर पर तो पर्रिकर ने शानदार काम किया ही, गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ी। गंभीर बीमारी और सेहत में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद वो गोवा की सेवा करते रहे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नाक में ड्रिप लगाए हुए ही ऑफिस जाते थे और नेताओं के साथ बैठक करते थे। मनोहर पर्रिकर की बहादुरी, जोश और जज्बे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में बीमारी की हालत में उन्होंने राज्य का बजट पेश किया था। फरवरी 2018 में पर्रिकर को बीमारी का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन वो जिंदगी की जंग से हार गए। पर्रिकर अब नहीं रहे, लेकिन वो एक सादगी पसंद, ईमानदार छवि के नेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने दृढ़ता और गरिमा से अपनी बीमारी का सामना किया। सार्वजनिक जिंदगी में सत्यनिष्ठा और समर्पण के प्रतीक रहे श्री पर्रिकर ने गोवा की और भारत की जो सेवा की है वो हमेशा याद रखी जाएगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक सही राष्ट्रभक्त और बेजोड़ प्रशासक, सभी उनकी तारीफ करते थे। देश के प्रति उनकी सेवा पीढ़ियां याद रखेंगी। उनके निधन से काफी दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों को संवेदना। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करेंगे। उन्होंने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्रिकर जी का जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पर्रिकर के निधन पर शोक जाहिर किया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में कहा है कि पर्रिकर जी का जाना काफी दुखी कर गया।
ये न केवल गोवा के लिए पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी ने जो उत्कृष्टतम सेवाएं इस देश को दी हैं वह सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले एक सच्चे देशभक्त थे। सार्वजनिक जीवन में रह करके सादगी पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण श्री मनोहर पर्रिकर जी थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी बहुत दुखदाई है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री सादगी और शालीनता के प्रतीक भारत माँ ने एक ऐसे सपूत को खोया है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने एक देश का बहुत बड़ा नेता खोया है और श्री मनोहर पर्रिकर जी जो इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो IIT तक पास आउट थे। उन्होंने बहुत अपने आप देश में अनेक उनके स्टेप रक्षा मंत्री के रूप में, गोवा के रूप में ऐसे महान नेता को उन्होंने खोया है। आज के इस अवसर पर हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जिस तरह की बीमारी थी उस बीमारी के कारण लगता था कि किसी भी समय हमारे बीच से जा सकते हैं, लेकिन अंत तक संघर्ष करते हुए मृत्यु से काम भी करते रहे। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं और हमारे बीच से आज जाने के पश्चात उनकी स्मृतियां ही शेष हैं और निश्चित रूप से लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। योगी ने जानकारी दी। प्रियंका गांधी आज जलमार्ग से करीब शाम 4 बजे भदोही जिले के सीतामढ़ी पहुंचेंगी, जहां वो सीता समाहित स्थल पर मां सीता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। यही वो स्थान है जहां मां सीता अपने दूसरे वनवास के दौरान वाल्मीकि आश्रम में रही थी और धरती में समाहित हुई थी। यही लव और कुश ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था और हनुमान जी को बंधक बनाया था। यहाँ हनुमान जी की भी 108 फीट की मूर्ति है। दर्शन पूजन के बाद प्रियंका पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रात्रि विश्राम करेंगी और फिर अगली सुबह जलमार्ग से रवाना हो जाएंगी। यहाँ जो है इतने जो है दूर दूर से देश विदेश से जो है आस्था से जो है यहाँ सीता माता के दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए जो है उनको भी जो है मन में आस्था आया कि जो है हमको भी दर्शन करना चाहिए। तो जो है नेता हैं उनको भी मन में जो है आस्था आया कि सीता माता के हमको दर्शन करने ले जा रहा है। तो कल जो है प्रियंका गांधी आ रही हैं यहाँ पे जो है दर्शन के लिए, जो है दर्शन करेंगी हनुमान जी की और पूरे अपने सीता समाहित स्थल का दर्शन करेंगी। उसके बाद दर्शन पूजन के बाद से वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। यहाँ पर एक मीटिंग होगी जिसमें कि पदाधिकारी, कार्यकर्ता, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं मिलेंगी। मीडिया से भी वो रूबरू होंगी और उसके बाद उनका रात्रि का विश्राम है यहाँ पे। मिर्जापुर के दौरे पर आ रही प्रियंका गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए पूर्वांचल दौरे पर आ रही है। प्रियंका गांधी के दौरे के पहले दिन ही कांग्रेस ने दूसरे दलों के लिए गुड जेस्चर और बड़ा दिल दिखाते हुए 7 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि गठबंधन ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें अमेठी और रायबरेली सीट पर राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने उससे बड़ा दिल दिखाते हुए 7 सीटों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ में मैराथन बैठक कर रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सीटों को छोड़ने का ऐलान किया। ये सीटें हैं मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद। इसके अलावा कांग्रेस मायावती, अजीत सिंह और जयंत चौधरी के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। 7वीं सीट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस अखिलेश के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। राज बब्बर ने कहा है कि फासीवादी ताकतों को हराने के लिए कांग्रेस ने फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी
आज गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। मैनपुरी है, कन्नौज है 2 और फिरोजाबाद है। मायावती जी के लिए वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगी वो सीट, और राष्ट्रीय लोकदल के लिए जहां से जयंत सिंह चुनाव लड़ेंगे और जहां से अजीत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। इस कुल मिलाकर इस तरह से 7 सीटें। लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। यूपी में 8 सीटों का होगा नामांकन। 11 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो रही है और पहले चरण में अगर हम बात करें तो 8 सीटों के लिए जो है नामांकन होगा। 11 अप्रैल को वोटिंग भी होगी। शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, लगभग हमें कहें कि माहौल तो पहले ही बन चुका था और अब पहले चरण की शुरुआत भी, अगर हमें कहें नामांकन की, किस तरह का माहौल है? और देखिए, आज से पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जैसे 8 लोकसभा क्षेत्र हैं और 25 मार्च तक जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 26 को नियमता जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 28 मार्च तक सभी प्रत्याशियों में से जो भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है वो नाम वापस ले पाएगा। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का वक्त रखा गया है। चूंकि मौसम इस समय जीनत बेहतर है, थोड़ी गर्मी का माहौल आ चुका है, लिहाजा मतदान के समय को शाम के 5 बजे से बढ़ाकर शाम के 6 बजे तक कर दिया गया है। 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें लगभग 82 लाख पुरुष हैं और 68 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। 6,716 मतदान केंद्र और 16,581 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जीनत ये है कि नामांकन पत्रों की जांच से पहले, मतलब नामांकन वापस लेने से पहले इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नई चीज जोड़ी है और वो ये है कि जो भी दागी उम्मीदवार हैं, जिन पर कोई भी आपराधिक मामले हैं, वो अपने इन आपराधिक मामलों की सार्वजनिक जानकारी देंगे। इसके लिए बाकायदा उनको कोई 3 तिथियां निर्धारित करनी होंगी और उन 3 तिथियों में उन्हें अखबार में भी विज्ञापन देना होगा और टीवी पर भी विज्ञापन देना होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटा सा अखबार जो निकलता हो आपके जिले से आप उसमें विज्ञापन दे दें। इलेक्शन कमीशन ने सर्कुलर का पैमाना तय किया है कि जिस भी अखबार का इतना सर्कुलेशन है, कम से कम आप उसमें विज्ञापन देंगे अपने ऊपर। ठीक, और माना जा सकता है कि हो सकता है राजनीति में शुद्धिकरण की इस बहाने ही शुरुआत हो जाए आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया शबाब आपका।